मेरा भार्गव एपिसोड 8 ओरल फर्स्ट नाइट। भार्गव के जाते ही देवानंद जी दीवार के सहारे खड़े होते हुए नवीन जी से बोले, ये इसने क्या कर दिया नवीन? इसका परिणाम कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाजा भी है इसको? देवानंद जी भार्गव को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि उनकी विरासत संभालने के लिए भार्गव ही कैपेबल था। क्योंकि तनिष और तनिष्क अभी छोटे थे और ये सब संभालने के लिए वो दोनों भी तैयार नहीं थे। सुप्रीम डॉन बनना भले ही उस इंसान को सारी पावर देता हो, लेकिन इसके बाद जो दुश्मनों की लाइन थी उसके पीछे जीना हराम था। कब कहाँ कैसे इंसान टपक जाए ये किसी को पता नहीं चलता था। देवानंद जी की बात सुनकर नवीन जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो तो बस भार्गव के चेहरे पर आए वह भाव देखने की कोशिश कर रहे थे। पर भार्गव का वह भावहीन चेहरा देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि उन्हें सियारा पसंद नहीं आई थी, पर उनके खानदान के मुकाबले वो कहीं पर भी नहीं थी। खूबसूरती में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ता, लेकिन सिर्फ खूबसूरत होना इस खानदान के लड़कियों को शोभा नहीं देता। इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो इंसान कैपेबल होना चाहिए, और सियारा बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। नवीन जी ने देवानंद जी को देखा और कहा, पापा आप जाकर आराम करें। आपको भी पता है आप भार्गव से उलझकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। वो वही करेगा जो उसे ठीक लगेगा। उससे बेहतर है कि आप अभी इस मामले में अपनी टांग न अड़ाएं, क्योंकि आपकी भी एक गलती आप पर भारी पड़ सकती है। हमारे खानदान के लोग भी उसके पीछे नहीं पड़े हैं। इस वक्त बहू पेट से है। हम आपस में लड़कर और परिस्थिति को गंभीर नहीं कर सकते। देवानंद जी ने अपना सर हिला दिया और कहा, लेकिन वह मेरी बहू नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ भार्गव के बच्चों की वह माँ है, जो सिर्फ उन बच्चों को जन्म देगी और कुछ नहीं। नवीन जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया और वह स्टडी रूम से बाहर चले गए। वहां आकर उन्होंने आसपास देखा तो उनकी नजरें एक तरफ चली गई, जहां पर एक औरत छुप कर खड़ी थी और शायद उनकी बातें सुन रही थी। नवीन जी ने अपना सर हिला दिया और वह जाकर उस औरत के पास खड़े हो गए, और फिर अपने दमदार आवाज में धीरे से बोले, तुम नहीं सुधरोगी ना अंजना? तुम्हें हर बार क्यों सभी की बातें छुप कर सुननी होती है? कुछ बातें बहुत ज्यादा प्राइवेट होती है, उन्हें वैसे ही रहने दो। अंजना, जो वहां पर छुपकर सब लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, नवीन जी के ऐसे टोकने पर उन्होंने गुस्से से नवीन जी को देखते हुए कहा, यह क्या सुन रही हूँ मैं नवीन? भार्गव उस लड़के को छोड़ेगा नहीं, पर क्यों? मुझे वह बहू के तौर पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह भार्गव को सूट भी नहीं करती, और ना ही वह हमारे खानदान के लायक है। कुछ भी करके उसे यहाँ से जाने दो। नवीन जी ने अपना सर हिला दिया और कहा, ये भार्गव की लाइफ है, उसे क्या करना है क्या नहीं इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ भार्गव लेगा। तुम इन सब में मत पड़ो। अंजना जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्यों ना पढूं? क्यों ना पढूं? वह मेरा भी बेटा है, और उसके लाइफ में कौन आएगी कौन जाएगी इस बात का डिसीजन मैं ले सकती हूँ। मुझे यह पूरा हक है, और मैं उस लड़की को यहाँ पर रहने नहीं दूंगी। अगर उसके यहाँ रहने की वजह ही नहीं रहेगी, तो वह लड़की यहाँ पर रह ही नहीं पाएगी। अंजना जी की बात सुनकर नवीन जी ने गुस्से से अपना हाथ ऊपर उठा दिया, लेकिन थप्पड़ मारने से पहले उन्होंने अपना हाथ रोक दिया और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोले, मेरे बेटे से दूर रहो। अगर तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की तो भार्गव से पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अंजना जी उनका ये अवतार देखकर एकदम से सहम गई, और उसी सहमी हुई आवाज में बोली, क्यों नहीं ले सकती? भार्गव मेरा भी बेटा है, और मैं उसकी लाइफ को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। अंजना जी की बात सुनकर नवीन जी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, सौतेला बेटा? वह तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बहन का बेटा था। भूलो मत, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और अन्वी का बेटा है। समझी? इसलिए मेरे बेटे से दूर रहो। कहकर नवीन जी गुस्से से वहां से चले गए। नवीन जी के जाते ही अंजना जी ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई। सौतेला हुआ तो क्या हुआ, उस पर राज सिर्फ मेरा चलेगा। वह सुप्रीम डॉन तो बन गया है, लेकिन वह सिर्फ मेरे इशारों पर चलेगा। सत्ता तो भार्गव की होगी, लेकिन इस सत्ता पर मेरा राज होगा। और भार्गव मेरा बॉडीगार्ड, जो हर सिचुएशन में हर एक दुश्मनों से मेरी रक्षा करेगा। कहकर उन्होंने किसी को फोन कर दिया। वहां से फोन उठाते ही अंजना जी खुश होकर बोली, अब तुम्हारे आने का वक्त आ गया है। कहकर उन्होंने फोन कट कर दिया और वहां से चली गई हॉल। भार्गव जब हॉल में आया तब देखा सियारा अन्वी और तृषा के साथ बैठकर
खुश होकर कुछ बातें कर रही थी और वह दोनों भी उसे हंसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसे ही भार्गव वहां पर पहुंचा, उसके बूटों की टक टक की आवाज सुनकर अन्वी, तृषा और सियारा एकदम से शांत हो गई और भार्गव की तरफ देखने लगी। भार्गव तेज कदमों के साथ उनके पास आकर खड़ा हो गया और फिर अन्वी और तृषा को देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, कल कॉलेज होगा ना? तुम्हारा जाकर आराम करो। तृषा और अन्वी ने जल्दी से अपना सर हिला दिया और वह दोनों भी सियारा को गुड नाइट कहकर वहां से 9-2-11 हो गई। उनके जाते ही सियारा एकदम से सिमट कर सोफे पर बैठ गई। अब उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि कब से अन्वी और तृषा उसके पास होने के कारण वो थोड़ी सी सहज हो गई थी। लेकिन जैसे ही भार्गव वहां पर आया, सियारा एकदम से घबरा गई। भार्गव ने झुककर उसके कान में धीरे से अपनी मैग्नेटिक आवाज में कहा, कम बेबी, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा तुम्हारी वही मादक सिसकारियां सुनने के लिए। भार्गव की बात सुनकर सियारा के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी कपकपाती हुई आवाज में बोली, मिस्टर सिंघानिया, प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। भार्गव ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे एक झटके में अपने पास खींचते हुए उसके कमर पर हाथ रखकर फिर अपनी सब उंगली को उसके चेहरे पर बहुत ही डरावने तरीके से घुमाते हुए बोला, इस बात की चिंता तुम मत करो वाइफी, उसके लिए मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। कहाँ, कैसे, कितना करना है, वह सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। भार्गव की ऐसी बातें सुनकर सियारा को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जितना डर उसे इस वक्त भार्गव से लग रहा था, उससे कई गुना ज्यादा उसके शरीर में सिहरन दौड़ रही थी, क्योंकि भार्गव का ऑरा आज जितना डरावना था उतना ही मैग्नेटिक भी था। ऐसा लग रहा था जैसे सियारा खुद उससे चिपक रही हो। उसकी सांसें इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि उसके सांसों की आवाज सुनकर ही भार्गव के होठों पर इविल मुस्कान आ गई थी। उसने धीरे से सियारा के चेहरे पर एकदम नजदीक झुककर अपनी दमदार आवाज में कहा, तो चले मिसेस सिंघानिया। भार्गव की ऐसी बात सुनकर सियारा ने बस हल्का सा अपना सर हिला दिया, मानो वो पूरी तरीके से भार्गव के वश में आ गई हो। भार्गव बस उसे देखकर गहरी मुस्कान लिए उससे बातें कर रहा था। उसका असर किस हद तक सियारा के ऊपर हो रहा है, यह जानकर, यह देखकर तो भार्गव के चेहरे पर इविल मुस्कान और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। कुछ ही वक्त में सियारा को लेकर वह अपने कमरे में पहुंच गया था। कमरे में आते ही सियारा को एक ठंडे चुवन का एहसास हुआ। पूरे कमरे की बालकनी खुली होने के कारण, रात का समय होने के कारण बाहर से आती ठंडी ठंडी हवाएं पूरे कमरे में और ठंडा करके गई थी। नेचुरल ठंड होने के कारण उसमें से आ रही वो महक सियारा को काफी ज्यादा सुकून महसूस करा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वैसे ही उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। भार्गव उसके चेहरे के हाव भाव देख रहा था। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया और फिर सियारा के कमर पर हाथ रखकर और दूसरा उसके थाई के नीचे हाथ रखकर उसके एक झटके में गोद में उठा लिया। वैसे ही सियारा ने अपनी आंखें खोली और हड़बड़ाते हुए भार्गव को देखने लगी। तो भार्गव ने अपनी आंखें नीचे झुकाई और सियारा के खूबसूरत से चेहरे को देखते हुए मधुशी से बोला, तुम्हें छूने के लिए तड़प रहा हूँ सियारा। तुम्हारी छुअन का एहसास अभी भी मेरे पूरे शरीर में घूम रहा है। आज तुम्हें पूरे होशो हवस में अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ उस तरह से तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बस कुछ इस तरह से मेरी तड़प और बेचैनी को दूर करना है। सियारा उसकी मैग्नेटिक आवाज सुनकर इतनी ज्यादा खो गई थी कि भार्गव के शब्द उसके मुंह से तो निकल रहे थे, लेकिन सियारा के कानों से टकरा कर नीचे ही गिर रहे थे। सियारा पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुकी थी। इस वक्त भार्गव ने जो शब्द कहे थे, उसने एक भी शब्द नहीं सुना था। वह बस अपने आंखों में चमक ले उसे देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन भार्गव के छूने से उसे काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था। शायद उसके प्रेगनेंसी का असर हो रहा हो। भार्गव ने ले जाकर सियारा को बालकनी के ऊपर बैठा दिया और फिर उसके बालों को ठीक करके उसके ठुड्डी को पकड़ लिया और फिर अपने नशीली आंखों से उसे देखते हुए उसने झुक कर सियारा के होठों को अपने होठों के बीच लिया। वैसे ही सियारा ने अपने दोनों हाथ भार्गव के कंधे पर रख दिए और उसकी मुट्ठी बंध गई। जब सियारा की सांसें भारी होने लगी, तब जाकर कहीं भार्गव ने उसे छोड़ दिया और फिर उसके साड़ी के पल्लू को उसके कंधे से हटाने लगा। वैसे ही सियारा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी हरकत देख भार्गव ने अपनी आंखें छोटी की और उसे देखने लगा, जिसे देख सियारा घबराते हुए बोली, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, व्हाट द हेल। कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार मुझे रोको। सारा मूड खराब कर दिया।
भार्गव ने गुस्से से सियारा को छोड़ दिया और अपने टी शर्ट को उतार कर सियारा को देखते हुए बोला, माई हॉर्मोन्स आर एक्साइटेड, आई एम फीलिंग वेरी स्टिफ। सियारा ने जब भार्गव की बात सुनी उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने घबराते हुए अपना सर ना में हिला दिया तो भार्गव ने उसे उठा लिया और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। तब तक सियारा की साड़ी उसके बदन से अलग होकर कप के नीचे गिर गई थी। अब इस वक्त सियारा सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी और भार्गव के भारदस्त बॉडी में वह इस वक्त छुपी हुई थी, क्योंकि भार्गव की वह वेल ट्रेन बॉडी और सियारा का वह छोटा सा शरीर, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अलग लग रहा था। भार्गव सियारा को लेकर वॉशरूम में अंदर चला गया और उसने वॉश बेसिन के साइड में आईने के सामने उसे बैठा दिया। इस वक्त भार्गव का आधा शरीर आईने में दिख रहा था और सियारा की पीठ आईने में दिख रही थी। उसकी गोरी लचकती हुई कमर और पीठ देखकर भार्गव का रोम रोम सिहर उठा। उसने एक पल भी बिना गवाए अपने शरीर के सारे कपड़े उतार दिए। उसकी हरकत देख सियारा एकदम से ब्लैंक हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था भार्गव जैसा इंसान उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। वह अपनी फटी आंखों से भार्गव को देख रही थी। वही सियारा की वह नजरें देखकर भार्गव के होठों पर इविल स्माइल आ गई और उसने सियारा का हाथ पकड़कर अपने नीचे वाले हिस्से पर रखकर उसके गर्दन पर अपना चेहरा छुपाकर उसके गर्दन को चूमने लगा। वही उसके हरकत से सियारा की पूरी बॉडी हिल चुकी थी। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसे ऐसे शॉक में गया हुआ देखकर भार्गव ने उसके हाथों को पकड़ लिया और फिर धीरे से उसके कानों को चूमते हुए अपनी हुस्की आवाज में बोला, डोंट कीप स्टॉपिंग। उसकी हरकत से सियारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके कान और गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे। वह भार्गव से दूर होना चाहती थी, लेकिन भार्गव ने उसे इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि वह कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। लेकिन भार्गव ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि वह उसके पेट पर जरा सा भी प्रेशर ना पड़े। सियारा ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, मुझे छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं। भार्गव ने अपना सर हल्का सा उसकी तरफ टेढ़ा किया और फिर अपने मैग्नेटिक आवाज में उसके कान को चूमते हुए बोला, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ कर तो नहीं सकता, पर मैं खुद को तो भी रोक नहीं सकता। कहकर वो फिर से उसके पूरे शरीर को चूमने लगा। भार्गव ने धीरे से सियारा के ब्लाउज के नोट को खींच लिया और फिर उसके ब्लाउज को कंधे से नीचे सरकाकर उसके गोरे कंधे को चूमने लगा। इस तरह भार्गव के छूने से सियारा के पूरे बॉडी में रोमांच उठ रहा था। उसकी पूरी बॉडी सिहर रही थी और उसके मुंह से सिसकारियां निकल रही थी। जैसे जैसे उसके मुंह से सिसकारियां निकल रही थी वैसे वैसे भार्गव उत्तेजित होने लगा था। कुछ 15 मिनट बाद भार्गव ने तेज तेज सांस लेते हुए सियारा के गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे बेतहाशा चूमने लगा। वैसे ही सियारा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। उसके चेहरे का पूरा नक्शा बिगड़ गया था। वो अपना हाथ झाड़ते हुए एकदम घिन भरी आवाज में बोली, ईयू। भार्गव ने उसके होठों को कसकर चूम कर छोड़ दिया और अपना थूक निगलते हुए बोला, ईयू क्या? भूलो मत तुम्हारे पेट में भी इसी के कारण मेरे वंशज बढ़ रहे हैं। उसकी बात सुनकर सियारा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी हालत देखकर भार्गव ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे हल्का सा पीछे की तरफ धक्का देकर उसके पूरे शरीर को चूमने लगा। वैसे वैसे सियारा जोर जोर से आहें भरने लगी। उसकी पकड़ वॉश बेसिन के टप्पे पर कसती जा रही थी और वह तेज तेज सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद भार्गव ने अपने चेहरे पर इविल मुस्कान लिए उसे देखा और अपने मैग्नेटिक आवाज में कहा, इसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन। जब तक मैं तुम्हारे अंदर एंटर नहीं कर सकता तब तक खुद को ऐसे ही सेटिस्फाई करेंगे। कहकर उसने सियारा के होठों को स्मूच कर लिया। उसकी ऐसी बात सुनकर सियारा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे धरती फट जाएगी। सबसे पहले वही उसमें समा जाएगी। पर भार्गव जैसे इंसान, उसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। कहा उसका वह रोजगार और उसका वो वोहरा और बेडरूम के अंदर कुछ अलग ही आदमी था ये इंसान। वह ब्लैंक होकर भार्गव को देख रही थी तो भार्गव ने उसे देखते हुए अपने होठों के कोनों को ऊपर करके कहा, ये सिर्फ तुम्हारे सामने कर सकता हूँ वाइफी। कहकर वो बहुत ही डरावने तरीके से मुस्कुरा दिया और फिर उसे उठाकर ले जाकर शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया।
कुछ देर बाद दोनों भी फ्रेश होकर बाहर आए। भार्गव ने सियारा को बेड पर सोने के लिए कहा और खुद लैपटॉप लेकर उसके पास बैठ गया। सियारा बहुत ज्यादा थकी होने के कारण वह जल्द ही नींद के आगोश में चली गई। बहुत देर तक भार्गव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कुछ वक्त बाद उसने अपना लैपटॉप बंद किया और फिर कुछ ही देर बाद वो भी नींद के आगोश में चला गया। कल से उसके सामने बहुत कुछ आने वाला था। सियारा जो भार्गव के इरादों से अनजान अपने ही जिंदगी में उलझी हुई थी, क्या पता कर पाएगी वो भार्गव के इरादे। आखिर क्या है भार्गव की सच्चाई। अगली सुबह सिंघानिया हवेली, भार्गव का बेडरूम। सियारा थके होने के कारण अभी भी सोई हुई थी। भार्गव इस वक्त अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। बेडरूम बड़ा होने के कारण भार्गव की आवाज सिर्फ उसी के पास गूंज रही थी। बाहर अभी तक सूरज देवता ने दर्शन भी नहीं दिए थे, बस चारों तरफ हल्की लालिमा पसरी हुई थी। पक्षियों की चहचहाट में सुबह का वातावरण काफी ज्यादा शांत और प्रसन्न था। सिंघानिया हवेली और इतनी शांत, ये तो बहुत बड़ी राज की बात थी, क्योंकि सिंघानिया हवेली सिर्फ और सिर्फ एक भयानक और खतरनाक जानी जाती थी। जैसे वहां आत्माओं का वास हो, पर वो आत्माएं जिंदा इंसान ही थे। भार्गव वहां पर खड़ा दूर तक फैले उस काले घने जंगल को देख रहा था, जहां पर बड़े बड़े डरावने पेड़ थे, मानो ना जाने कितने सालों से ही वह वहां पर मौजूद हो। उनकी लंबी लंबी शाखाएं इस वक्त ऐसे एक दूसरे में उलझी हुई थी कि उस जंगल को देखकर कोई भी खौफ खा जाए। इस डरावने मंजर को भार्गव अपने आंखों में डरावने भाव लिए देख रहा था। सियारा जो शांति से सो रही थी, पंछियों की चहचहाट सुनकर उसकी नींद खुल गई और वह करवट बदलकर दूसरी तरफ घूमकर वापस सो गई। लेकिन पंछियों की वह चहचहाट इतनी मधुर गीत गा रही थी कि सियारा को रहा नहीं गया और उसने अपनी आंखें खोल दी और बालकनी की तरफ देखने लगी। एक बालकनी की तरफ भार्गव खड़ा था तो दूसरी बालकनी आधी खुली हुई थी, जिससे वह सुंदर नजारा दिख रहा था, जिसे देखकर सियारा के आंखों में चमक आ गई और वह जल्दी से बेड से उतरकर बालकनी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने बालकनी का गेट पूरा खोल दिया और अपने हाथ फैलाकर उसने गहरी सांस भर ली। वैसे ही वह सुकून भरी सुबह की मीठी मीठी ठंडी हवाएं उसके पूरे बदन को छू गई और उसका पूरा चेहरा खिल उठा। भार्गव जो अब तक अपनी भयानक डरावनी आंखों से सामने देख रहा था, सियारा की हरकत से उसकी नजरें सियारा की तरफ चली गई और उसकी हरकत देखकर वह एकटक उसे देखने लगा। इस वक्त उसका फोन कान पर लगाया हुआ था। दूसरी तरफ से कोई इंसान हेलो हेलो कर रहा था, पर शायद भार्गव इस वक्त सियारा में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि सामने से आ रहे आवाज को भी उसने इग्नोर कर दिया। सियारा ने गहरी सांस भर ली और वह बालकनी के बाहर चली गई। बाहर का इतना सुंदर नजारा देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने बालों को जुड़ा बनाया और वहीं खड़ी होकर उगते हुए सूरज को देखने लगी। डरावना जंगल होने के बावजूद सियारा को डर नहीं लग रहा था, पर उसे सुकून बहुत ज्यादा मिल रहा था। भार्गव ने फोन को कट कर दिया और वह धीरे कदमों के साथ चलते हुए दूसरी तरफ से बालकनी में चला गया। इस वक्त सियारा अपने आप में इतनी ज्यादा गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला कि भार्गव कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। भार्गव ने उसके पीछे से अपने दोनों हाथ बालकनी के रेलिंग पर रख दिए और उसने अपने बाहों में घेरे में ले लिया। जब सियारा को अपने पीछे किसी मजबूत इंसान की मौजूदगी का एहसास हुआ, तब कहीं जाकर उसकी नजर धीरे से पीछे की तरफ पलट गई। अपने पीछे भार्गव को देखकर सियारा एकदम से चौंक गई और हड़बड़ाते हुए वहां से जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन भार्गव के दोनों हाथ उसके आसपास होने के कारण सियारा वहां से निकल नहीं पा रही थी। उसके लिए इस वक्त बहुत ज्यादा सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो गई थी। रात का सीन अभी भी उसके नजरों के सामने से हटा नहीं था और अचानक से भार्गव का उसके सामने आना वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने धीरे से घूमकर दूर तक फैले जंगल को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वक्त भार्गव के नजरों से उसे अपनी नजर मिलाने के लिए उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और ना ही इतनी हिम्मत। भार्गव ने झुककर उसके कान को धीरे से चूम दिया। गुड मॉर्निंग वाइफी। भार्गव के ऐसे छूने से सियारा एकदम से सियर उठी, उसका रोम रोम खिल उठा। उसने अपने आप को सिमट लिया और धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया। उसे ऐसे हकलाता हुआ देखकर भार्गव ने अपने आईब्रो ऊपर कर दी और उसके कान में एकदम डरावने आवाज में बोला, वाई आर यू सो स्कैर्ड।
जब आप जैसे इंसान सामने हो तो इंसान ही क्या जानवर भी डर जाए। मैं तो फिर भी एक लड़की हूँ। सियारा धीरे से बुदबुदाई, पर उसकी ये आवाज भार्गव के कान तक आराम से पहुंच गई थी। सियारा की ये बात सुनकर भार्गव के होठों पर डरावनी मुस्कुराहट आ गई और वह सियारा की तरफ और झुक गया। उसने अपना एक हाथ सियारा के पेट के थोड़ा ऊपर रख दिया और उसने अपने सख्त सीने से दबा दिया। उसके हरकत से सियारा की पूरी बॉडी में झुंझुनाहट सी दौड़ गई और वह एकदम स्तब्ध होकर खड़ी हो गई। उसका रिएक्शन देख भार्गव के होठों पर इविल मुस्कान आ गई और वह सियारा के गर्दन को चूमते हुए अपने दमदार आवाज में बोला, तुमने कुछ कहा क्या? मैंने ठीक से सुना नहीं। भार्गव के ऐसे कहते ही सियारा एकदम से चौंक गई और हकलाते हुए बोली, ना ना ना, नहीं तो मैंने कुछ कब कब क्या क्या कहा? कुछ कुछ भी तो नहीं बोला मैंने। सियारा को इतना ज्यादा हकलाता हुआ देखकर भार्गव ने उसके गर्दन को धीरे से काट लिया, जिससे सियारा के मुंह से धीरे से आह निकल गई। आह! उसकी वो धीरे से मुंह से निकली हुई सिसकारी सुनकर भार्गव ने उसे और कसकर अपने सीने से दबा दिया और उसके सर को अपनी तरफ घुमाकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे वाइल्ड होकर चूमने लगा। उसकी हरकत देखकर सियारा एक पल के लिए चौंक गई। वो तो ना हिल पा रही थी और ना ही भार्गव को रोक पा रही थी। जब भार्गव का मन भर गया, उसने सियारा को छोड़ दिया और फिर उसके आंखों में देखते हुए अपनी मैग्नेटिक आवाज में बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अन्वी और तृषा के अलावा किसी के साथ भी बाहर मत निकलना। तुम अब इस वक्त कमरे में ही रहोगे। भार्गव की बात सुनकर सियारा ने उसके आंखों में एक पल के लिए देखा और फिर अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, लेकिन मैं इतने बड़े कमरे में अकेले क्या करूंगी? इससे अच्छा कि मैं जॉब पर चली जाती हूँ, मेरा मन भी लग जाएगा। ये बात सियरा ने काफी ज्यादा डरते हुए पूछी थी और उसकी वह डरी सहमी आवाज सुनकर भार्गव ने उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठा दिया और अपनी लाल हुई आंखों से उसे देखते हुए डरावनी आवाज में बोला, तुम उस थर्ड क्लास जॉब पर नहीं जाओगी। तुम्हें अब कमाने की कोई जरूरत नहीं है। भार्गव की बात सुनकर सियारा ने रोते हुए कहा, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं पूरा दिन एक जगह पर नहीं बैठ सकती। इससे बच्चों के ऊपर भी असर पड़ सकता है। मेरा एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरा मन हर वक्त शांत रहेगा तो मैं यह सब कुछ नहीं सहन कर पाऊंगी। प्लीज बात को समझने की कोशिश करें मिस्टर सिंघानिया। सच ही तो कहा था सियारा कभी भी एक जगह पर बैठी नहीं थी। इतनी सुकून भरी उसकी जिंदगी कहाँ थी और अब अचानक से बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ इस हवेली के सोने की कारावास कहाँ उसे हजम होने वाली थी। सियारा की बात सुनकर भार्गव ने अपने दाढ़ी को डरावने तरीके से सहला दिया और फिर उसके आंखों में देखते हुए बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ ऑफिस चल रही हो। आज से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। सियारा ने जब से भार्गव की बात सुनी, वो एकदम से चौंक गई। ब्लैक ईगल इंडस्ट्री, वो भी मेन ब्रांच, मेन ऑफिस में। एक पल के लिए सियारा को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी पूरी दुनिया ही उसकी तरफ गोल गोल घूम रही है। ये उसके लिए काफी ज्यादा अनएक्सेप्टेड था, क्योंकि भार्गव के साथ शादी तो हो गई थी बच्चों के लिए, लेकिन उसके कंपनी में उसके पर्सनल असिस्टेंट बनकर जाना, यह बात कोई मामूली बात नहीं थी। ये तो ऐसा हो गया कि जमीन से उड़कर वह सीधा आसमान में ही पहुंच गए। यह सब कुछ उसके लिए अनबिलीवेबल था। उसने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, मैं आपके पर कैसे कैसे आप इतने इतने बड़े बड़े आदमी हैं और मैं एक छोटे से कंपनी में काम करने वाली एम्प्लॉय, मैं आपका पर्सनल काम कैसे कैसे देख सकती हूँ? सियारा की बुबड़ी पूरी तरीके से जम चुकी थी। उसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, पर इस वक्त सियारा के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ भार्गव ही जानता था। उसने सियारा के गालों पर अपने सख्त अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तुम्हें मेरा क्या काम करना है यह मैं तुम्हें बता दूंगा। जाओ और जाकर रेडी हो जाओ और कुछ फॉर्मल पहनना, नहीं तो आ जाओगी साड़ी पहनकर। सियारा उसके साथ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। वह अकेले रहना चाहती थी, पर भार्गव के ऐसे कहने पर उसके पास अब कोई चारा नहीं था। उसने फिर भी हिम्मत जताकर एक बार ट्राई करते हुए भार्गव से कहा, मिस्टर सिंघानिया, अगर आपको मेरे जॉब पर जाना पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगी जो आपके और मेरे लायक हो, लेकिन प्लीज आप मुझे इतनी बड़ी पोस्ट हायर मत कीजिए। भार्गव ने उसे डरावने तरीके से देखा और फिर उसके कमर को सख्ती से पकड़ते हुए बहुत ही डरावने आवाज में बोला, अगर तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना है तो तुम घर पर ही रहो, और अगर तुम्हें इस हवेली से बाहर निकलना है तो तुम मेरे साथ काम करो। द चॉइस इज यूअर्स। भार्गव की बात सुनकर सियारा एकदम से घबरा गई।
वो इस हवेली में अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे। दादी के अलावा सबकी नजरें उसे इस तरह से चुभती थी मानो वो उसे के खून के प्यासे हो। इस वातावरण में वो बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। उसने अपना सर नामे हिला दिया और वह जल्दी-जल्दी चलते हुए कमरे के अंदर जाने लगी। उसे इतनी तेजी से चलता हुआ देखकर भार्गव ने एक झटके में उसके हाथ को पकड़ लिया और गुस्से से अपने दांत भींचते हुए बोला, "ये हरकत तुम बार-बार कर रही हो सियारा। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम 2 बच्चों की माँ बनने वाली हो और इतनी ज्यादा लापरवाह होना ये तुम्हें कैसे शोभा देता है? अपना ख्याल रखा करो वरना 10-12 केयर टकर साथ में लेकर घूमो।" भार्गव की ठंडी आवाज और उसकी बात सुनकर सियारा का दिमाग घूम गया। 10-12 केयरटेकर ना बाबा ना, इतने सारे लोग अगर आसपास रहेंगे तो सियारा तो पागल ही हो जाएगी। सियारा ने जल्दी जल्दी अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, मैं अपना ध्यान रखूंगी, प्लीज प्लीज। आप ऐसा कुछ कुछ मत करिए मिस्टर मिस्टर सिंघानिया। भार्गव ने उसके सर को थपथपाया और कहा, ठीक है, जाओ जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। भार्गव की बात सुनकर सियारा जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई। जब वो क्लोजेट रूम में आई तो उसने देखा भार्गव ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसने इस वक्त ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, बाकी वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। जब सियारा वहां पर पहुंची तो भार्गव ने उसकी तरफ देखे बिना ही अपनी शर्ट को इन करते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, कम वाइफी, मुझे टाई पहना दो। भार्गव की बात सुनकर सियारा को फिर एक बार शौक लगा और वो शौक होकर भार्गव को देखने लगी। भार्गव पहले से ही हैंडसम एंड चार्मिंग था, लेकिन इस वक्त वह सिर्फ शर्ट और पैंट में और ज्यादा कातिल लग रहा था। भार्गव ने जब देखा सियारा अपनी जगह से हिल नहीं रही है, उसने अपनी नजर घुमाकर सियारा को देखा तो सियारा लाल टपकाकर उसे ही देख रही थी। उसे ऐसे देखकर भार्गव के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए और वह धीरे कदमों के साथ चलकर सियारा के पास खड़ा हो गया। आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या सच में भार्गव सियारा को छोड़ने वाला था? कहानी को आगे जानने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो आपको